नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम अविनाश है। तो चलिए अब यह कहानी अविनाश जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हाइप पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और मैं बेंगलुरु के एक साधारण से मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का हूं। आज मैं आप लोगों को अपनी जिंदगी की उस सबसे भयानक सच्चाई के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने मुझे और मेरे दोस्तों को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि हमारी जिंदगियों का वो काला अध्याय है जिसे हम चाहकर भी कभी बंद नहीं कर सकते। ये उस खौफनाक सफर की दास्तां है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उस घटना के बाद जिंदगी तो शायद बची थी, लेकिन जीने का मतलब हमेशा के लिए खत्म हो गया था। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में था। हम 5 दोस्त थे, यार से बढ़कर भाई। मैं, समीर, सूरज, मयूर और कार्तिकेय। हमारी दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। हम एक साथ हंसते, एक साथ रोते और एक दूसरे के लिए जान देने को भी तैयार रहते थे। हमारी दुनिया छोटी थी लेकिन बहुत खुशहाल थी। कॉलेज की कैंटीन में बैठकर भविष्य के सपने देखना, एक दूसरे की टांग खींचना और छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाना, बस यही हमारी जिंदगी थी। हमें लगता था कि हमारी यह दोस्ती हमेशा ऐसी ही रहेगी, हमेशा के लिए। पर हम कितने गलत थे। हमें क्या पता था कि किस्मत ने हमारे लिए एक ऐसा जाल बुन रखा था जिसका हर धागा हमारी रूह को कंपा देने वाला था। हमारी खुशहाल जिंदगी में सबसे बड़ा और खुशनुमा मोड़ तब आया जब हमारे दोस्त कार्तिकेय की शादी तय हो गई। लड़की पश्चिम बंगाल की थी और शादी भी वहीं से होनी थी। हम सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कार्तिकेय हम 5 में सबसे पहले घोड़ी चढ़ने जा रहा था और हम सब उसके बाराती बनने के लिए बुरी तरह उत्साहित थे। शादी की तारीख तय होते ही हमने तैयारियां शुरू कर दी। महीनों पहले से ही कपड़ों, तोहफों और वहां जाकर क्या क्या करना है, इसकी योजनाएं बनने लगी थीं। कार्तिकेय के घर वाले तो हवाई जहाज से जाने वाले थे, लेकिन हम चारों दोस्तों ने एक अलग ही योजना बनाई। हमने फैसला किया कि हम ट्रेन से जाएंगे, बेंगलुरु से पश्चिम बंगाल। एक लंबा सफर, लेकिन हम इसे यादगार बनाना चाहते थे। हम चाहते थे कि यह सिर्फ एक सफर न हो, बल्कि हमारी दोस्ती का एक ऐसा जश्न हो जिसे हम जिंदगी भर याद रख सकें। हमने सोचा था कि हम रात भर जागेंगे, बातें करेंगे, गाने गाएंगे और अपनी दोस्ती के सबसे सुनहरे पल झेंगे। यह हमारा फैसला था और शायद हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल भी। काश हमने भी हवाई जहाज की टिकटें ले ली होती। काश हम उस ट्रेन में कभी चढ़े ही ना होते। आखिरकार वो दिन आ ही गया। हम चारों दोस्त बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पर खड़े थे। हमारे कंधों पर बैग थे, चेहरे पर मुस्कान थी और दिलों में अपने दोस्त की शादी का उत्साह। कार्तिकेय हमें स्टेशन तक छोड़ने आया था। वो बार बार कह रहा था, यार तुम लोग भी प्लेन से ही चलते, इतना लंबा सफर क्यों कर रहे हो। उसकी बात सुनकर समीर, जो हम सब में सबसे ज्यादा मजाकिया था, हंसकर बोला, अरे दूल्हे राजा, तुझे क्या पता, असली मजा तो दोस्तों के साथ ट्रेन के सफर में ही है। हम तेरी शादी में धमाल मचाने आ रहे हैं, बस तू स्वागत की तैयारी कर। हम सब हंस पड़े। हमने कार्तिकेय को गले लगाया और वादा किया कि हम जल्द ही पहुंचेंगे। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी। भीड़ भाड़, कुलियों का शोर और अनाउंसमेंट की गूंज के बीच हम अपनी बोगियां ढूंढ रहे थे। हमारी सीटें एक ही कोच में थीं, अगल बगल। हमने अपना सामान रखा और अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। ट्रेन ने सीटी दी और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी। हमने हाथ हिलाकर कार्तिकेय को विदा किया और अपने उस सफर की शुरुआत की जो हमारी मंजिल तक कभी पहुंचने ही वाला नहीं था। शुरुआत बिल्कुल वैसी ही थी जैसा हमने सोचा था। ट्रेन की खिड़की से बाहर भागते हुए पेड़, शहर की बत्तियां और ठंडी हवा के झोंके। माहौल बड़ा सुहाना था। हम चारों अपनी ही दुनिया में मग्न थे। सूरज ने अपने बैग से ताश की गड्डी निकाली और बाजी जम गई। हंसी मजाक, छेड़खानी और भविष्य की योजनाओं पर बातें शुरू हो गईं। मयूर, जो थोड़ा गंभीर किस्म का था, अपनी नई नौकरी के बारे में बता रहा था। समीर हमेशा की तरह सबको हंसाने में लगा था। हम सब कार्तिकेय की शादी के बाद की जिंदगी की कल्पना कर रहे थे कि कैसे वो बदल जाएगा, कैसे हम उसे चिढ़ाएंगे। रात गहराने लगी थी। कोच की बत्तियां जल चुकी थीं और बाहर अंधेरा छा गया था। हमने रात के खाने के लिए अपने अपने टिफिन खोले। खाना खाते खाते भी हमारी बातें खत्म नहीं हो रही थीं।
ऐसा लग रहा था मानो सालों बाद हम इतने खुलकर एक दूसरे से बात कर रहे हों। शायद यही वो पल थे जिन्हें हम यादगार बनाना चाहते थे, लेकिन हमें क्या पता था कि यही हसीन पल हमारी जिंदगी की आखिरी खुशियां साबित होने वाले थे। खाना खत्म होने के बाद हम थोड़ा टहलने के लिए अपनी सीटों से उठे। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी और पटरियों की खटखट की आवाज एक अजीब सा संगीत पैदा कर रही थी। हम कोच के दरवाजे पर खड़े होकर बाहर के अंधेरे को देख रहे थे। तभी अचानक कुछ अजीब होना शुरू हुआ। कोच की लाइटें एक पल के लिए झपकीं और फिर जल गईं। हमने इसे मामूली सी तकनीकी खराबी समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद जब ट्रेन एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी, मेरी नजर खिड़की से बाहर पटरियों के पास पड़ी। घने अंधेरे में मुझे एक धुंधला सा साया दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे सफेद साड़ी में कोई औरत खड़ी हो। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज थी। वो मंजर पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो गया। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, तुम लोगों ने कुछ देखा? सूरज ने कहा, क्या देखा? बाहर तो घना अंधेरा है। मैंने थोड़ा झिझकते हुए बताया, मुझे लगा जैसे कोई औरत खड़ी थी पटरियों के पास, सफेद साड़ी में। मेरी बात सुनकर समीर हंसने लगा। भाई, लगता है तेरे दिमाग में भी शादी का भूत चढ़ गया है। अब तुझे हर जगह लड़कियां ही नजर आ रही हैं। उसकी बात पर सब हंसने लगे और मैंने भी यह सोचकर बात टाल दी कि शायद यह मेरा वहम होगा, शायद आंखों का धोखा होगा। काश वो सिर्फ मेरा वहम ही होता। हम वापस अपनी सीटों पर आकर बैठ गए। माहौल अब भी हल्का फुल्का था, लेकिन मेरे दिल में एक अनजानी सी बेचैनी घर करने लगी थी। उस सफेद साड़ी वाली औरत का ख्याल मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। कुछ देर बाद जब ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी, हमारे डिब्बे में एक अजीब सा बूढ़ा आदमी चढ़ा। वो बहुत कमजोर और झुका हुआ था। उसके कपड़े मैले कुचैले थे और उसकी आंखें बहुत अजीब थीं। उनमें एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो बहुत कुछ जानता हो, जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो। वो धीरे धीरे चलता हुआ हमारे पास से गुजरा और आगे जाकर एक कोने की सीट पर बैठ गया। उसने एक बार भी हमारी तरफ नहीं देखा, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी नजर हम पर ही हो। उस बूढ़े आदमी के आने के बाद से कोच का माहौल थोड़ा बदल गया था। हमारी हंसी ठिठोली में भी अब वो पहले वाली बात नहीं रही थी। हम सब अनजाने में ही धीमी आवाज में बात करने लगे थे। मेरे अंदर की बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। मैंने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा। वो बस एक तक खिड़की से बाहर अंधेरे में देख रहा था, जहां देखने को कुछ भी नहीं था। कुछ समय बाद टिकट चेकर टीटी हमारे कोच में आया। वो एक अधेड़ उम्र का संजीदा सा आदमी लग रहा था। उसने सबसे टिकटें पूछी। जब वो हमारे पास आया तो हमने अपनी टिकटें दिखाई। उसने टिकटें देखकर हमें एक अजीब सी नजर से देखा और फिर आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस मुड़ा और हमारे पास आकर बोला, नौजवान हो, जोश में हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। हम सब हैरान होकर उसे देखने लगे। उसने हमारे कोच के आखिरी हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस तरफ एक डिब्बा है जो सालों से बंद है। उसे C4 कहते हैं। उसके पास भूल कर भी मत जाना। वो डिब्बा शापित है। उसकी बात सुनकर हमें हंसी भी आई और हैरानी भी हुई। समीर ने मजाक में पूछा, क्यों अंकल, क्या उसमें कोई खजाना छिपा है? टीटी ने उसे घूर कर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा डर था। उसने धीमी गंभीर आवाज में कहा, मजाक मत करो। मैंने जो कहा है उसे मान लो तो तुम्हारी भलाई है। उस दरवाजे को खोलने की कोशिश मत करना। यह कहकर वो तेजी से वहां से चला गया, जैसे वो उस विषय पर और बात ही नहीं करना चाहता हूं। टीटी के जाने के बाद हम सब एक दूसरे को देखने लगे। अब हमारे अंदर डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। एक बंद डिब्बा, शापित, ये सब किसी फिल्म की कहानी जैसा लग रहा था। मयूर ने कहा, यह सब बकवास है। जरूर उस डिब्बे में रेलवे का कोई कीमती सामान होगा, इसलिए लोगों को डरा कर रखते हैं। सूरज ने उसकी बात का समर्थन किया। हाँ, मुझे भी यही लगता है। शापित वापित कुछ नहीं होता। लेकिन समीर की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो रोमांच का भूखा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर क्या इरादा है दोस्तों? चलकर देखें, आखिर उस शापित डिब्बे में ऐसा क्या है? मैं और सूरज थोड़ा झिझक रहे थे। मेरे मन में टीटी की चेतावनी और वो सफेद साड़ी वाली औरत घूम रही थी। मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा था। मैंने कहा, रहने दे यार समीर, क्यों फालतू में पंगे लेने हैं? हम शादी में जा रहे हैं, कोई मुसीबत नहीं मोल लेनी। लेकिन समीर कहां मानने वाला था। उसने कहा, अरे डरपोक,
हम बस एक नजर देखेंगे, अगर ताला लगा होगा तो वापस आ जाएंगे। इसमें क्या मुसीबत है? क्या तुम लोग एक बंद दरवाजे से डर गए? उसकी बात में जवानी का जोश था, एक चुनौती थी, और हम दोस्त भला चुनौती से कैसे पीछे हटते। मयूर भी उसके साथ हो गया। अब मैं और सूरज अकेले पड़ गए थे। न चाहते हुए भी दोस्तों के दबाव में और अपनी जिज्ञासा के हाथों मजबूर होकर हम भी तैयार हो गए। हमने फैसला किया कि जब कोच के ज्यादातर लोग सो जाएंगे तब हम उस रहस्यमयी डिब्बे की तरफ जाएंगे। रात के करीब 1 बज रहे थे। कोच की ज्यादातर लाइटें बंद हो चुकी थीं और लोग अपनी अपनी बर्थ पर सो रहे थे। चारों तरफ एक खामोशी छाई हुई थी, सिर्फ ट्रेन की घरघराहट की आवाज आ रही थी। हम चारों दबे पांव अपनी सीटों से उठे और उस बंद डिब्बे की तरफ बढ़ने लगे। हमारा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर एक रोमांचक मुस्कान थी। हम उस गलियारे से गुजरे जो 2 कोच को जोड़ता था। यहाँ हवा बहुत तेज थी और लोहे के टकराने की आवाजें आ रही थीं। हम उस डिब्बे के दरवाजे के पास पहुंचे जिस पर C4 लिखा हुआ था। दरवाजा वाकई पुराना और जर्जर लग रहा था। उस पर एक बड़ा सा झंग लगा ताला लटका हुआ था। समीर ने ताले को खींच कर देखा, वो बहुत मजबूत था। उसने अपनी जेब से एक स्विस नाइफ निकाला और ताले को खोलने की कोशिश करने लगा। हम तीनों पहरेदारी कर रहे थे ताकि कोई हमें देख न ले। मेरे मन में बार बार ख्याल आ रहा था कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। यह सही नहीं है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। काफी मशक्कत के बाद खट की एक आवाज आई और ताला खुल गया। हम सब हैरान रह गए। समीर के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उसने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। झंग लगे कब्जों से चर्र की एक दिल दहला देने वाली आवाज आई और दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और एक अजीब सी सड़ी गली, सीलन भरी बदबू बाहर आई। उस बदबू में कुछ ऐसा था जो सिर्फ धूल और सीलन से नहीं आती। वो किसी चीज के गलने की बदबू थी। एक पल के लिए हम सब ठिठक गए, लेकिन फिर जवानी के जोश और जिज्ञासा ने डर पर काबू पा लिया। समीर ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। उसके पीछे मयूर, फिर सूरज और आखिर में मैं न चाहते हुए भी उस डिब्बे में दाखिल हो गया। और यहीं से हमारी जिंदगी का सबसे भयानक अध्याय शुरू हुआ। उस दरवाजे के अंदर कदम रखते ही हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए थे जहां सिर्फ खौफ, दर्द और मौत का बसेरा था। हम नहीं जानते थे कि हमने सिर्फ एक डिब्बे का दरवाजा नहीं, बल्कि अपनी कब्र का दरवाजा खोला था। वो ट्रेन हमारी मंजिल नहीं, बल्कि हमारा अंत बनने वाली थी। उस झंग लगे ताले के खुलते ही जो सड़ांत और सीलन भरी हवा का झोंका हमारे चेहरों से टकराया था, वो किसी चेतावनी जैसा था। एक ऐसी चेतावनी जिसे हम अपनी जवानी के जोश और मूर्खता में समझ नहीं पाए। समीर ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और उसकी पीली रोशनी ने जब उस डिब्बे के अंदरूनी हिस्से को चीरा तो हमें सिर्फ धूल, मकड़ी के जाले और अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आया। अंदर एक कब्र जैसी खामोशी थी और एक अजीब सी ठंडक थी जो बाहर की हवा से बिल्कुल अलग थी। ऐसी ठंडक जो हड्डियों तक महसूस होती है। मेरे अंदर का डर मुझे बार बार वापस लौटने को कह रहा था। टीटी की कही बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। यह डिब्बा शापित है, लेकिन मेरे दोस्त, खासकर समीर, इस रहस्य के दरवाजे पर खड़े होकर वापस जाने को तैयार नहीं थे। देखा, कुछ नहीं है यहाँ, समीर ने एक दबी हुई विजयी मुस्कान के साथ कहा, जैसे उसने कोई किला फतह कर लिया हो। बस एक पुराना, कबाड़ हो चुका डिब्बा है। पता नहीं वो टीटी क्यों इतना डर रहा था। यह कहते हुए उसने पहला कदम उस अंधेरे में रखा। उसके जूतों के नीचे चरमराती हुई धूल की आवाज उस खामोशी में बहुत तेज सुनाई दी। उसके पीछे मयूर भी हिम्मत करके अंदर चला गया। सूरज मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में भी मेरे जैसा ही डर था। लेकिन जब 2 दोस्त अंदर जा चुके थे तो हम बाहर कैसे रुकते। अपनी दोस्ती का झूठा मान रखने के लिए हम भी उस दहलीज के पार हो गए। सबसे आखिर में कांपते कदमों से मैं अंदर दाखिल हुआ। मेरे अंदर आते ही ऐसा लगा जैसे मैंने किसी दूसरी दुनिया में कदम रख दिया हो। हवा भारी हो गई थी और वो सड़ांध और भी तेज हो गई थी। हम चारों अब उस डिब्बे के बीचों बीच खड़े थे। समीर अपनी टॉर्च चारों तरफ घुमाकर देख रहा था। रोशनी जहां भी पड़ती, सालों पुरानी धूल का साम्राज्य नजर आता। सीटें फटी हुई थीं, उनमें से रुई और स्प्रिंग बाहर झांक रही थीं। खिड़कियों पर इतनी गर्द जमी थी कि बाहर कुछ भी देखना नामुमकिन था। हर कोने में मकड़ियों ने अपने घर बना रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सालों साल से यहां कोई इंसान नहीं आया था। चलो यार, वापस चलते हैं, सूरज ने घबराई हुई आवाज में कहा। यहां कुछ भी नहीं है,
सिवाय गंदगी के। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मैंने उसकी बात का समर्थन किया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक समीर के मोबाइल की टॉर्च टिमटिमाने लगी। एक दो बार झपकी और फिर बुझ गई। हम चारों घोर चिपचिपे अंधेरे में डूब गए। एक पल के लिए हम सब सुन्न हो गए। हमारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। समीर, क्या हुआ? मयूर ने घबराहट में पूछा। पता नहीं यार, शायद बैटरी खत्म हो गई, समीर ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में भी अब डर साफ झलक रहा था। तुम लोग अपनी टॉर्च जलाओ। हम सबने अपने अपने मोबाइल निकाले, लेकिन किसी के भी मोबाइल की टॉर्च नहीं जल रही थी। स्क्रीन जल रही थी, पर टॉर्च का फंक्शन काम ही नहीं कर रहा था। अब हमारे दिलों की धड़कनें तेज होने लगी थीं। उस अंधेरे में हमें एक दूसरे के चेहरे तो नहीं, पर सांसों की तेज आवाज जरूर सुनाई दे रही थी। और फिर अचानक उस डिब्बे में एक धीमी पीली रोशनी फैलने लगी। यह बिजली की तेज रोशनी नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे किसी ने पुरानी लालटेनें या गैस लैंप जला दिए हों। हमने घबराकर चारों तरफ देखा और हमारे मुंह खुले के खुले रह गए। वो डिब्बा अब वो कबाड़ खाना नहीं था जिसे हमने कुछ पल पहले देखा था। वो पूरी तरह बदल चुका था। फटी हुई सीटों की जगह अब महंगे मखमल से मड़ी हुई आलीशान सीटें थीं। जमीन पर धूल की जगह एक खूबसूरत कालीन बिछा हुआ था। दीवारों पर लकड़ी की नक्काशी चमक रही थी और कोनों में पीतल के खूबसूरत लैंप जल रहे थे, जिनसे वो पीली रोशनी आ रही थी। डिब्बा ऐसा लग रहा था जैसे किसी राजा महाराजा का शाही कोच हो। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वो डिब्बा अब खाली नहीं था। वो लोगों से भरा हुआ था। हर सीट पर लोग बैठे थे। मर्द पुराने जमाने के कोट पैंट और हैट लगाए हुए थे और औरतें भारी साड़ियों और गहनों में सजी हुई थीं। वे सब हमारी तरफ पीठ करके बैठे थे, बिल्कुल खामोश, जैसे कोई मूर्ति हो। उनमें से कोई भी हिलडुल नहीं रहा था। हम चारों पत्थर बन चुके थे। हमारी सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म हो गई थी। ये क्या हो रहा था? हम कहाँ आ गए थे? क्या हम किसी फिल्म के सेट पर पहुंच गए थे? समीर ने, जो अब तक सबसे बहादुर बन रहा था, एक कांपती हुई आवाज में मजाक करने की कोशिश की। वाह, लगता है हम गलत पार्टी में आ गए हैं। लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुटकर रह गई। मेरा दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा था। मैंने ध्यान से उन बैठे हुए लोगों को देखा। वे सब एक तक सामने देख रहे थे। माहौल में एक अजीब सी उदासी और खौफ था। तभी मेरी नजर डिब्बे की खिड़की पर पड़ी, जो अब बिल्कुल साफ और चमकदार थी। मैंने देखा कि उन लैंप्स का, उन सीटों का, हम चारों का अक्स तो शीशे में दिख रहा था, लेकिन उन बैठे हुए लोगों में से किसी का भी अक्स खिड़की में नजर नहीं आ रहा था। यह देखते ही मेरे पूरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कांपते हुए अपने दोस्तों का ध्यान उस तरफ दिलाया। वो देखो, खिड़की में उनका अक्स नहीं दिख रहा। जैसे ही मेरे मुंह से यह शब्द निकले, मानो मैंने कोई जादू तोड़ दिया हो। एक झटके से वो सारी पीली रोशनी बुझ गई। सारे लैंप एक साथ बुझ गए और हम एक बार फिर उसी जानलेवा अंधेरे में डूब गए। इस बार का अंधेरा पहले से भी ज्यादा भयानक था और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, हमारे पीछे जो दरवाजा हमने खुला छोड़ा था, वो एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ बंद हो गया। धड़ाम, लोहे के भारी दरवाजे के टकराने की आवाज उस डिब्बे में ऐसे गूंजी जैसे किसी ने हमारे कानों के पास गोली चला दी हो। और उस आवाज के साथ ही उस झंग लगे ताले के वापस अपनी जगह पर लगने की एक दिल दहला देने वाली खट की आवाज आई। हम फंस चुके थे। एक पल की खामोशी के बाद हम चारों पागलों की तरह उस दरवाजे की तरफ भागे। खोलो, कोई है, दरवाजा खोलो, हम चीख रहे थे। दरवाजे पर अपने हाथों और पैरों से पूरी ताकत से मार रहे थे, लेकिन वो दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोहे का नहीं, बल्कि पत्थर की किसी चट्टान का बना हो। हमारी चीखें ट्रेन के शोर में दबकर रह गईं। बाहर की दुनिया के लिए हम अब वजूद ही नहीं रखते थे। थक हार कर हम दरवाजे से दूर हट गए। समीर ने एक बार फिर अपना मोबाइल निकाला और इस बार चमत्कारिक रूप से उसकी टॉर्च जल गई। शायद वो प्रेत आत्माएं बस हमारे साथ खेलना चाहती थीं। टॉर्च की रोशनी में हमने देखा कि डिब्बा वापस अपनी उसी पुरानी जर्जर और धूल भरी हालत में आ चुका था। वो आलीशान सीटें, वो कालीन, वो लैंप, सब गायब हो चुके थे और वो लोग भी नहीं थे। डिब्बा एक बार फिर वीरान था। यह क्या था? सूरज हकलाते हुए बोला। उसकी आंखों में खौफ तैर रहा था। कोई मजाक कर रहा है हमारे साथ, मयूर ने अपनी कांपती आवाज को हिम्मत देते हुए कहा। जरूर कोई छुपा हुआ है यहाँ।
यह कहकर उसने टॉर्च समीर के हाथ से ली और डिब्बे के कोनों में रोशनी मारने लगा। हम भी उसके पीछे पीछे चल दिए, इस उम्मीद में कि शायद कोई दूसरा दरवाजा या खिड़की मिल जाए। हम सीटों के नीचे, ऊपर नीचे हर जगह देख रहे थे। तभी सूरज, जो एक सीट के पास कुछ ढूंढ रहा था, अचानक चीख मारकर पीछे हट गया। वो जमीन पर गिर गया और घिसटता हुआ हमसे आकर चिपक गया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था और वो सीट के नीचे की तरफ उंगली से इशारा कर रहा था। क्या हुआ? मैंने पूछा। मयूर ने हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी उस तरफ की जहां सूरज इशारा कर रहा था, और जो मंजर हमने देखा उसने हमारी रूह कंपा दी। सीट के नीचे धूल और कचरे के बीच एक इंसानी हाथ पड़ा था। वो मांस और चमड़ी से रहित सिर्फ पीली पड़ चुकी हड्डियों का एक पंजा था, जिसकी उंगलियां ऐसे मुड़ी हुई थीं जैसे उसने मरते वक्त किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की हो। उस एक हाथ को देखते ही हमारे दिमाग सुन्न पड़ गए। हम समझ गए कि टीटी की बातें बकवास नहीं थीं। यह डिब्बा वाकई शापित था। अब डरते डरते हमने दूसरी सीटों के नीचे भी देखना शुरू किया, और हर सीट के नीचे वही खौफनाक नजारा था। कहीं इंसानी खोपड़ियां पड़ी थीं, कहीं पसलियों के ढेर लगे थे। पूरा डिब्बा एक कब्रगाह था, एक चलता फिरता कब्रिस्तान। सालों पहले मारे गए मुसाफिरों के कंकाल यहां बिखरे पड़े थे। हम समझ गए थे कि जिन लोगों को हमने उस शाही कोच में बैठे देखा था, वे कोई और नहीं बल्कि इन्हीं कंकालों की आत्माएं थीं। ये एहसास होते ही हम चारों एक दूसरे से चिपक कर डिब्बे के बीचों बीच खड़े हो गए। अब हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोने से, हर परछाई से कोई हमें घूर रहा है। डिब्बे में हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी, इतनी ठंडी कि हमारी सांसों से भाप निकलने लगी थी। हमें अपने आसपास फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। ऐसी आवाजें जो समझ में तो नहीं आ रही थीं, लेकिन उनमें बेइंतहा दर्द और गुस्सा भरा हुआ था। समीर, जिसकी वजह से हम यहां फंसे थे, अब सबसे ज्यादा डरा हुआ था। वो बार बार बुदबुदा रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, मुझे माफ कर दो। तभी अचानक समीर जोर से चीखा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया हो। वो मुंह के बल जमीन पर गिरा। इससे पहले कि हम उसे उठा पाते, कोई अनदेखी ताकत उसे जमीन पर घसीटने लगी। हम उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हम हवा से लड़ रहे हों। समीर छटपटा रहा था, उसकी आंखें खौफ से बाहर निकली जा रही थीं और उसके मुंह से घुटने की आवाजें आ रही थीं। मैंने और मयूर ने उसके हाथ पकड़े, सूरज ने उसके पैर। हम पूरी ताकत से उसे अपनी तरफ खींच रहे थे। कुछ पलों की इस रस्साकशी के बाद अचानक वो अनदेखी पकड़ ढीली पड़ गई। समीर हमारे पास आ गया। वो बुरी तरह हाँफ रहा था और खांस रहा था। हमने उसे सहारा देकर बिठाया और उसकी गर्दन की तरफ देखा। हमारा खून जम गया। उसकी गर्दन पर 3 गहरे लाल निशान थे, जैसे किसी जंगली जानवर ने अपने पंजों से उसे नोच लिया हो। उन निशानों से हल्का हल्का खून भी रिस रहा था। हम समझ गए थे कि ये आत्माएं हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। हमारा अंत निश्चित था। हम एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। मौत इतनी करीब खड़ी थी कि हम उसे महसूस कर सकते थे। हम उस खौफ के साए में न जाने कितनी देर बैठे रहे। तभी अचानक हमें डिब्बे के दूसरे दरवाजे पर, जो अगले कोच से जुड़ा था, किसी के जोर जोर से पीटने की आवाज सुनाई दी। हम बुरी तरह चौंक गए। कौन हो सकता है? क्या कोई और आत्मा या फिर कोई मदद? दरवाजा पीटने की आवाज और तेज हो गई। साथ में किसी आदमी की चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। दरवाजा खोलो, भगवान के लिए दरवाजा खोलो, हमें अंदर आने दो, वो हमें मार डालेगा। आवाज में बेइंतहा दहशत थी। हम दुविधा में पड़ गए। क्या दरवाजा खोलना चाहिए? कहीं यह भी उन आत्माओं का कोई नया छलावा तो नहीं? लेकिन फिर हमें बच्चों और एक औरत के रोने की आवाज भी सुनाई दी। कोई पूरा परिवार था जो मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा था। हम अपने डर के आगे उनकी चीखों को नजरअंदाज नहीं कर सके। मैंने और मयूर ने हिम्मत करके उस दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। यह दरवाजा अंदर से एक भारी लोहे के बोल्ट से बंद था। बोल्ट पर जंग लगा हुआ था और वो जाम हो चुका था। हमने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे सरकाने की कोशिश की। बाहर से लगातार दरवाजा पीटा जा रहा था। काफी मशक्कत के बाद छर्र की एक तेज आवाज के साथ बोल्ट खुल गया। दरवाजा एक झटके से अंदर की तरफ खुला और एक पूरा परिवार हड़बड़ाता हुआ अंदर आ गिरा। एक अधेड़ उम्र का आदमी, उसकी पत्नी, 3 जवान बेटियां और एक छोटा बेटा। वे सब बुरी तरह डरे हुए थे। उस आदमी ने अंदर आते ही दरवाजे को वापस बंद किया और कांपते हाथों से बोल्ट लगाने की कोशिश करने लगा। फिर वो हमारी तरफ मुड़ा।
उसकी आंखें डर से फटी जा रही थीं और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने हमें उस शापित डिब्बे में देखकर हैरानी और खौफ से भरी आवाज में कहा, तुम लोग इस डिब्बे में कैसे फंस गए? भागो यहां से, ये पूरी ट्रेन ही भुतहा है। उस अधेड़ उम्र के आदमी के मुंह से निकले ये शब्द किसी हथौड़े की तरह हमारे दिमाग पर लगे थे। हम चारों दोस्त, जो अब तक सोच रहे थे कि हम बस एक शापित डिब्बे में फंसे हैं, अब एक और भी भयानक सच्चाई से रूबरू हो रहे थे। हमारा कैद खाना सिर्फ यह डिब्बा नहीं, बल्कि यह पूरी की पूरी चलती फिरती लोहे की कब्र थी। उस आदमी, जिसका नाम बाद में हमें रविचंद्र चाचा पता चला, ने अपनी कांपती हुई पत्नी और डरे सहमे बच्चों को संभाला और हमें घूरकर देखने लगा। उसकी आंखों में हमारे लिए दया थी, लेकिन उससे ज्यादा अपने परिवार के लिए खौफ था। डिब्बे में अब दो डरे हुए समूह थे। एक हम चार दोस्त जो अपनी नादानी की सजा भुगत रहे थे, और दूसरा यह परिवार जो बस गलत समय पर गलत ट्रेन में सवार हो गया था। मोबाइल की पीली रोशनी में हम एक दूसरे के डरे हुए चेहरे देख सकते थे। रविचंद्र चाचा की पत्नी कावेरी आंटी अपनी बेटियों को सीने से चिपकाए लगातार रोए जा रही थी। उनका छोटा बेटा, शायद 7-8 साल का रहा होगा, अपनी मां की साड़ी में मुंह छिपाए थर थर कांप रहा था। क्या मतलब है आपका? मयूर ने हिम्मत करके पूछा। पूरी ट्रेन भूतहा कैसे हो सकती है? बाकी के लोग कहाँ हैं? रविचंद्र चाचा ने एक गहरी थकी हुई सांस ली, जैसे वो यह भयानक कहानी कई बार सुना चुके हों। उन्होंने बताया कि वो एक रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं और अपने परिवार के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे। उन्होंने कहा, जब हम ट्रेन में चढ़े थे तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। कोच लोगों से भरा हुआ था, बच्चे हंस रहे थे, लोग बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, माहौल बदलने लगा। उन्होंने बताया कि सबसे पहले उन्होंने महसूस किया कि उनके कोच के लोग अजीब तरह से खामोश हो गए थे। वे बस एक तक सामने देखते रहते, मानो किसी गहरे सोच में डूबे हों। फिर उन्होंने देखा कि एक चाय वाला आया, सबसे पैसे लिए, लेकिन किसी को चाय नहीं दी और अगले डिब्बे में गायब हो गया। जब उन्होंने उठकर देखा तो अगला डिब्बा खाली और अंधेरे में डूबा था। उनकी सबसे छोटी बेटी प्रिया ने बताया कि उसने खिड़की के बाहर एक औरत को ट्रेन के साथ साथ भागते हुए देखा था। उसका चेहरा शीशे से चिपका हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। जब उसने चीख कर सबको बताया तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। असली खौफ तब शुरू हुआ जब रविचंद्र चाचा ने हिम्मत करके अपने सामने बैठे एक आदमी से बात करने की कोशिश की। चाचा ने उससे पूछा, भाई साहब, क्या आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? उस आदमी ने धीरे धीरे अपना चेहरा चाचा की तरफ घुमाया और जैसे ही उसने मुंह खोला, उसका पूरा चेहरा मोम की तरह पिघलने लगा। चमड़ी और मांस गलकर नीचे गिरने लगे और देखते ही देखते उसकी जगह एक भयानक खोपड़ी रह गई, जिसकी खाली आंखों के गड्ढों से एक ठंडी रोशनी निकल रही थी। यह देखते ही पूरे परिवार की चीख निकल गई और उनकी चीख सुनते ही उस कोच में बैठे बाकी के लोगों ने भी अपने असली रूप दिखाने शुरू कर दिए। कोई औरत चुड़ैल में बदल गई तो किसी आदमी के शरीर से कीड़े निकलने लगे। वो एक जीता जागता नर्क था। वे सब अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे। वे एक कोच से दूसरे कोच में भागते रहे, लेकिन हर जगह वही मंजर था। या तो डिब्बे सालों से वीरान पड़े थे, या फिर उन जैसे भयानक प्रेतों से भरे थे जो इंसानों का रूप धरे बैठे थे। भागते भागते वे इस आखिरी डिब्बे C4 तक पहुंचे। उन्हें लगा कि यह बंद है, शायद यहां वे सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर आ गए, ये जाने बिना कि वे आसमान से गिरकर खजूर पर नहीं, बल्कि सीधे नर्क की आग में आ गिरे थे। उनकी कहानी सुनकर हमारा रहा सहा हौसला भी जवाब दे गया। हम समझ गए थे कि हमारा बचना अब नामुमकिन था। हम किसी अनदेखी ताकत के जाल में फंस चुके थे, एक ऐसे चक्र व्यूह में जिसका कोई अंत नहीं था। समीर अपनी गर्दन पर बने उन निशानों को सहला रहा था और उसकी आंखों में अब पश्चाताप के आंसू थे। काश हमने उसकी बात न मानी होती, काश हम उस दरवाजे को कभी न खोलते। अभी हम इस भयानक सच्चाई को हजम करने की कोशिश ही कर रहे थे कि डिब्बे का माहौल एक बार फिर बदलने लगा। वो फुसफुसाहटें जो पहले धीमी थीं, अब तेज होने लगी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ हमारे कानों में कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। डिब्बे का तापमान अचानक गिरने लगा। ठंड इतनी बढ़ गई कि हमारे दांत किटकिटाने लगे और फिर हमें एक हंसी सुनाई दी। यह किसी इंसान की हंसी नहीं थी, ये एक धीमी, खुरदरी और दिल को चीर देने वाली हंसी थी, जिसमें दर्द से ज्यादा मजाक उड़ाने का भाव था।
वो हंसी डिब्बे के हर कोने से आ रही थी, जैसे दीवारें, छत और फर्श सब हम पर हंस रहे हों। हमारे मोबाइल की टॉर्चें पागलपन की हद तक टिमटिमाने लगीं, जैसे कोई उन्हें अपनी मर्जी से जला बुझा रहा हो। उस टिमटिमाती रोशनी में हमें दिखा कि डिब्बे के दूसरे छोर पर अंधेरे में से कुछ साए उभर रहे थे। धीरे धीरे उन सायों ने इंसानी आकार लेना शुरू कर दिया। एक एक करके वे अंधेरे से बाहर आने लगे और उन्हें देखकर हमारी सांसें हमारे गले में ही अटक गईं। वो हमारे हम शक्ल थे। हाँ, हमारे ही हम शक्ल। वहां मैं खड़ा था। मेरे सामने मेरा ही एक रूप था। समीर के सामने समीर, सूरज के सामने सूरज और मयूर के सामने मयूर। रविचंद्र चाचा और उनके परिवार के भी हम शक्ल वहां मौजूद थे, लेकिन वे हम जैसे नहीं थे। वे हमारे वो रूप थे जिन्हें हम कभी सपने में भी नहीं देखना चाहते। वे हमारे सबसे बुरे और डरावने अक्स थे। मेरे हम शक्ल की आंखें खाली गड्ढों जैसी थीं, जिनमें एक अजीब सी नफरत और निराशा भरी थी। वो मुझे घूर रहा था और उसके होंठों पर एक घिनौनी मुस्कान थी। समीर का हम शक्ल एक अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान कानों तक खींची हुई थी, जैसे किसी ने उसका चेहरा चाकू से काट दिया हो। सूरज का हम शक्ल डर से कांप रहा था। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। मयूर का हम शक्ल किसी पत्थर की मूर्ति जैसा लग रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिवाय ठंडक और बेरुखी के। वे सिर्फ दिखने में भयानक नहीं थे, वे हमारी आत्मा के सबसे गहरे डरों की परछाई थे। वे धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगे। उनके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। वे हवा में तैरते हुए आ रहे थे और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। उनकी आवाजें हमारी ही थीं, लेकिन उनमें एक शैतानी गूंज थी। मेरे हम शक्ल ने मेरी आंखों में झांकते हुए फुसफुसाया, डरपोक, तू ही इन सबको यहां लेकर आया है। तेरी वजह से ये सब मरेंगे। तू एक हारा हुआ इंसान है, अविनाश, हमेशा की तरह। समीर का हम शक्ल हंसते हुए बोला, क्यों रे, मजाक किया? अब हंसी नहीं आ रही? तेरी जिंदगी भी तो एक मजाक ही है, अंदर से बिल्कुल खोखला। ये कहते हुए उसने अपनी उंगली से समीर की गर्दन पर बने निशानों की तरफ इशारा किया। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक मानसिक अत्याचार था। वे हमारी हिम्मत को, हमारी आत्मा को तोड़ रहे थे। हम सब अपनी अपनी जगह पर जड़ हो गए थे, अपने ही सबसे बुरे रूपों का सामना करने में असमर्थ। रविचंद्र चाचा का हम शक्ल उनकी फटी हुई पुलिस की वर्दी में था और उन पर हंस रहा था। बड़ा आया था सबको बचाने वाला, अपनी बीवी बच्चों को तो बचा नहीं पा रहा। तू एक नाकामयाब बाप और पति है। हम चीखना चाहते थे, भागना चाहते थे, लेकिन हमारे शरीर ने हमारा साथ छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे पैरों में लोहे की बेड़ियां डाल दी हों। वे हम शक्ल हमारे और करीब आते जा रहे थे। उनकी सड़ी हुई सांसों की बदबू अब हम तक पहुंच रही थी। उनकी ठंडी मुर्दा आंखें हमारी रूह के अंदर तक झांक रही थीं। मुझे लगा बस अब सब खत्म होने वाला है। वे हमें छूने ही वाले थे। तभी एक धीमी कांपती हुई आवाज उस खौफनाक माहौल में गूंजी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये कावेरी आंटी की आवाज थी। वो जो अब तक डर से कांप रही थीं, अब अपनी आंखें बंद किए हाथ जोड़े हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थीं। उनके चेहरे पर डर था, लेकिन उससे ज्यादा अपनी ममता और अपनी आस्था की शक्ति थी। जैसे ही उनके मुंह से हनुमान चालीसा के शब्द निकले, उन हम शक्लों ने एक कदम पीछे हटा लिया। वे सब एक साथ दर्द से चीखे। यह किसी इंसान की चीख नहीं थी, यह हजारों आत्माओं की एक साथ निकाली हुई एक भयानक चीत्कार थी। उस आवाज से डिब्बे की दीवारें तक कांपने लगीं। कावेरी आंटी को देखकर हम सबको हिम्मत मिली। चाचा ने भी उनके साथ पाठ शुरू कर दिया। फिर मैं, मयूर, सूरज, हम सब जिसे जितनी भी हनुमान चालीसा याद थी, जोर जोर से बोलने लगे। हमारी आवाजें डर से कांप रही थीं, लेकिन उनमें एक उम्मीद थी, एक शक्ति थी। अब डिब्बे में दो तरह की आवाजें गूंज रही थीं, हमारी प्रार्थना और उन प्रेतों की दर्द भरी चीखें। वो हम शक्ल बुरी तरह तड़प रहे थे। उनके शरीर धुएं की तरह पिघलने लगे थे। वे अपने हाथ अपने कानों पर रखकर चिल्ला रहे थे, जैसे हनुमान जी का नाम उनके लिए उबलते हुए तेल जैसा हो। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जैसे जैसे हमारा पाठ तेज और बुलंद होता गया, उन शैतानी ताकतों का प्रभाव कम होता गया। वे हमा शक्ल कमजोर पड़ने लगे, उनके शरीर पारदर्शी होने लगे, और फिर जय 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 हनुमान घोसाई के साथ ही वे सब एक आखिरी कान फाड़ देने वाली चीख के साथ धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गए। डिब्बे में एक खौफनाक खामोशी छा गई। हम सब हाँफ रहे थे। हमारे शरीर पसीने से तरबतर थे।
लेकिन हम जिंदा थे। हमने एक दूसरे को देखा, हमारी आंखों में आंसू थे। हमने एक अनदेखी लड़ाई जीती थी, अपनी आस्था के बल पर। कुछ पल तक हम सब चुपचाप बैठे रहे। उस भयानक अनुभव ने हमें पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था, लेकिन हम जानते थे कि यह अंत नहीं है। यह तो बस एक छोटी सी जीत थी। असली दुश्मन, यह भूताहा ट्रेन, अभी भी हमें अपनी कैद में लिए अपनी अनजान मंजिल की तरफ दौड़ी जा रही थी। हम अभी इस सदमे से उबर ही रहे थे कि हमें एक जोर का झटका लगा। ट्रेन की गति धीमी होने लगी और फिर छींक की एक तेज आवाज के साथ वो रुक गई, पूरी तरह रुक गई। हम सब हैरान थे। इतने सालों से चलती आ रही ये ट्रेन आज अचानक क्यों रुक गई? क्या हम किसी स्टेशन पर पहुंचे हैं? क्या हमें आजादी मिलने वाली है? रविचंद्र चाचा ने हिम्मत करके खिड़की पर जमी गर्द को साफ किया और बाहर झांका। बाहर घना अंधेरा था। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, उसकी टॉर्च जलाई और बाहर रोशनी मारी। जो मंजर उन्होंने देखा और फिर जो हमने देखा, उसने हमारे दिलों में बची खुची उम्मीद को भी खत्म कर दिया। ट्रेन किसी स्टेशन पर नहीं, बल्कि एक भयानक घने जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। यह कोई आम जंगल नहीं था। यहाँ के पेड़ों की टहनियां सूखी और मुड़ी हुई थी, जो देखने में इंसानी हड्डियों जैसी लग रही थी। और उन पेड़ों पर पत्ते नहीं थे। पत्तों की जगह हजारों छोटी छोटी लाल आंखें थीं, जो अंधेरे में चमक रही थीं और हमें ही घूर रही थीं। ट्रेन के रुकने के बाद जो खामोशी छाई थी, वो ट्रेन के चलने के शोर से 1000 गुना ज्यादा डरावनी थी। उस खामोशी में सिर्फ हमारी तेज चलती सांसों और धड़कते दिलों की आवाजें थीं। हम सब खिड़की से उस भयानक जंगल को देख रहे थे, जहां पेड़ नहीं बल्कि जमीन से निकली हुई इंसानी हड्डियां खड़ी थीं। उन हड्डियों की शाखाओं पर पत्तों की जगह जलती बुझती लाल आंखें थीं, जो बिना पलक झपकाए हमें ही घूर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल जिंदा हो और हमें अपनी कैद में पाकर मुस्कुरा रहा हो। हवा पूरी तरह से बंद थी, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था, लेकिन उन हड्डी नुमा पेड़ों की टहनियां धीरे धीरे सरक रही थीं, जैसे कोई मकड़ा अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। वे हमारी ट्रेन की तरफ झुक रही थीं, उसे छूने की, उसे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रही थीं। खिड़कियों से दूर हटो, सब लोग बीच में आ जाओ, रविचंद्र चाचा ने अपनी एक पुलिस अफसर वाली कड़क आवाज में कहा। लेकिन उस कड़वाहट के पीछे का डर साफ झलक रहा था। हम सब घिसट कर डिब्बे के बीचों बीच एक दूसरे से चिपक कर बैठ गए। अब कोई दरवाजा खोलने या भागने की बात नहीं कर रहा था। हम सब समझ चुके थे कि हम इस दुनिया का हिस्सा नहीं थे। हम नर्क के किसी कोने में आ पहुंचे थे, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। तभी मयूर ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसकी चीख निकल गई। देखो, दीवारें! हमने घबराकर डिब्बे की लोहे की दीवारों की तरफ देखा। पहले तो हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर हमने गौर किया। दीवारों पर लगी लोहे की चादरों के जोड़ों से, कीलों के छेदों से एक गाढ़ा काला लाल तरल पदार्थ रिसना शुरू हो गया था। पहले सिर्फ कुछ बूंदें टपकी, जैसे कहीं कोई पाइप लीक हो रहा हो, लेकिन फिर वो बूंदें एक धार में बदल गईं। देखते ही देखते चारों दीवारों से वो तरल पदार्थ बहने लगा। उसमें से एक अजीब सी मीठी और सड़ी हुई गंध आ रही थी, तांबे और पुराने मांस की मिलीजुली गंध। वो खून था। डिब्बे की दीवारें खून बहा रही थीं। हम खौफ से अपनी जगह पर जम गए। वो खून दीवारों से बहता हुआ फर्श पर जमा होने लगा। जो कंकाल सीटों के नीचे पड़े थे, अब वो उस खून में नहा रहे थे। मोबाइल की रोशनी में वो गीली हड्डियां और भी भयानक लग रही थीं। पूरा डिब्बा एक चलते फिरते बूचड़ खाने में तब्दील हो रहा था। फर्श इतना चिकना हो गया था कि खड़ा रहना भी मुश्किल था। कावेरी आंटी ने आंखें बंद कर लीं और फिर से कांपते होंठों से प्रार्थना करने लगी। उनका बेटा रोहन अपनी मां से और कसकर लिपट गया। हम इस अंदरूनी खौफ से जूझ ही रहे थे कि बाहर एक नई दहशत ने जन्म लिया। खिड़की के शीशे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। टक टक टक। आवाज इतनी धीमी थी कि पहले हमें लगा यह हमारा वहम है, लेकिन फिर वो दस्तक दोबारा हुई, इस बार थोड़ी और जोर से। हम सब ने अपनी सांसें रोककर आवाज की दिशा में देखा। बाहर उस हड्डियों के जंगल में खिड़की के ठीक सामने एक साया खड़ा था। वो धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। उसे देखकर हम दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कार्तिक था, हमारा दोस्त जिसकी शादी में हम जा रहे थे। लेकिन वो हमारा कार्तिक नहीं था। उसके कपड़े फटे हुए और कीचड़ में सने थे। उसका चेहरा चांद की रोशनी की तरह सफेद था और उसकी आंखों की जगह 2 काले गहरे गड्ढे थे और उसके चेहरे पर एक अप्राकृतिक खिंची हुई मुस्कान थी, जो उसके चेहरे पर किसी ने चाकू से गोद दी हो। उसने अपना चेहरा खिड़की के शीशे से चिपका दिया।
शीशे पर उसकी सांसों की भाप जम गई और फिर हमें एक दबी हुई फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी, जो जैसे शीशे के पार से छनकर अंदर आ रही थी। अविनाश, समीर, दरवाजा खोलो यार, मैं यहां अकेला रह गया हूं। तुम लोग मुझे छोड़कर कैसे चले गए? बारात में नहीं चलोगे क्या? उसकी आवाज में वही मासूमियत थी, वही दोस्ती का वास्ता था, लेकिन उसकी आंखें और उसकी मुस्कान शैतान की थी। यह एक क्रूर मजाक था। वो शैतानी ताकत हमारे सबसे पवित्र रिश्ते, हमारी दोस्ती को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी। समीर, जो पहले से ही सदमे में था, उसे देखकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की चमक आई। कार्तिक, वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। नहीं समीर, रुको, वो कार्तिक नहीं है। मयूर चीखा और उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। तभी बाहर खड़े उस शैतानी कार्तिक का चेहरा बदलने लगा। उसकी मुस्कान और चौड़ी होती गई। उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से खुलने लगा। उसका चेहरा पिघलने लगा और उसकी खाल के नीचे से हमें एक पल के लिए किसी और ही भयानक सींग वाले जीव की झलक दिखी। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी किसी इंसान की नहीं थी, वो एक दानव का अट्टहास था जो पूरे जंगल में गूंजने लगा। हंसते हंसते वो वापस अंधेरे में गायब हो गया। हम सब जमीन पर गिर पड़े। हमारी हिम्मत अब पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। ये आत्माएं सिर्फ हमें डरा नहीं रही थीं, वे हमें तोड़ रही थीं, हमारे दिमाग से खेल रही थीं। मैं उस खून से सने फर्श पर बैठा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मुझे लगा कि अब पागल हो जाऊंगा। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था। इसी निराशा में मैंने बस अपने आप को किसी और चीज में व्यस्त करने के लिए, उस भयानक सच्चाई से ध्यान हटाने के लिए चारों तरफ देखने लगा। मैं अब भागने का रास्ता नहीं, बल्कि एक जवाब ढूंढ रहा था। क्यों? यह सब क्यों हो रहा है? तभी मेरी नजर डिब्बे के एक कोने में पड़ी। फटी हुई सीटों की रुई और कुछ हड्डियों के ढेर के नीचे मुझे किसी लकड़ी की चीज का कोना दिखाई दिया। न जाने क्यों मुझे उसे देखने की इच्छा हुई। मैंने मयूर को इशारा किया। हम दोनों हिम्मत करके उस ढेर की तरफ बढ़े। हमने अपने हाथों से वो सड़ा हुआ मलबा और हड्डियां हटानी शुरू की। उन्हें छूते हुए भी हमारी रूह कांप रही थी। कुछ देर बाद हमें वो चीज साफ दिखाई देने लगी। वो एक पुराना बड़ा सा संदूक था, लकड़ी का बना हुआ, जिस पर लोहे की पट्टियां लगी हुई थीं। वो शायद 100-200 साल पुराना रहा होगा। हमने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींचा। वो बहुत भारी था। उसके ऊपर एक बड़ा सा जंग लगा ताला लटका हुआ था। शायद इसके अंदर कोई जवाब हो, मैंने कांपती हुई आवाज में कहा। रविचंद्र चाचा भी हमारे पास आ गए। इसे खोलना होगा, उन्होंने कहा। हमने पास में पड़ी एक टूटी हुई सीट की लोहे की रॉड उठाई और उसे ताले में फंसाकर तोड़ने की कोशिश करने लगे। कई मिनटों की मशक्कत के बाद कड़ाक की एक जोरदार आवाज के साथ वो पुराना ताला टूट गया। हमारी धड़कनें तेज हो गईं। हमने धीरे धीरे संदूक का भारी ढक्कन उठाया। अंदर से एक अजीब सी पुरानी किताबों और सूखी लकड़ी की गंध आई। संदूक के अंदर कुछ पुरानी चीजें रखी थीं। एक पुराने डिजाइन की फटी हुई अंग्रेजी वर्दी, एक दिशा बताने वाला यंत्र जिसका कांटा पागलों की तरह घूम रहा था, एक पुरानी बंदूक जिस पर जंग लग चुका था, और इन सब के नीचे एक चमड़े की जिल्द वाली डायरी रखी थी। मैंने कांपते हाथों से उस डायरी को उठाया। उसकी जिल्द कई जगहों से टूट चुकी थी और चमड़ा सूखकर अकड़ गया था। उसके कवर पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा था, जो अब धुंधले पड़ चुके थे। मैंने अपने मोबाइल की रोशनी उस पर डाली। उस पर लिखा था, जेम्स कॉल्स हिज मैजेस्टीज 17वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट, और उसके नीचे एक साल लिखा था, जिसे पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 1789 ये डायरी 200 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। हम सब उस डायरी के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। मैंने धीरे से उसका पहला पन्ना खोला। पन्ने पीले और नाजुक हो चुके थे। उन पर किसी ने बहुत ही सुंदर पुरानी अंग्रेजी लिखावट में स्याही वाले पेन से लिखा था। सबकी सांसें रुकी हुई थीं। मैंने अपने कांपते गले को साफ किया और उस डायरी को पढ़ना शुरू किया। मैं पढ़ता जा रहा था और बाकी सबके लिए उसका हिंदी में 18 सितंबर 1789 मैंने पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम कैप्टन जेम्स कॉल्स है। मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल की इस नई रेलवे लाइन पर हो रही कुछ अजीब घटनाओं की जांच के लिए भेजा गया है। यहाँ के स्थानीय लोग एक शैतानी रेल की बातें करते हैं, एक ऐसी ट्रेन जो अंधेरे में कहीं से भी प्रकट होती है और फिर गायब हो जाती है। वे कहते हैं कि जो इसमें सवार होता है वो कभी लौट कर नहीं आता।
मेरे अफसरों का मानना है कि यह डाकुओं का कोई नया तरीका है। मुझे यह सब अंधविश्वासी मूर्खता लगती है। आज रात मैं इस तथाकथित शैतानी रेल का पता लगाने और इस अफवाह का अंत करने के लिए कलकत्ता से इस सफर पर निकल रहा हूं। मेरी आवाज मेरे गले में ही घुट गई। हम सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। हमारी आंखों में एक ही सवाल था और एक ही भयानक एहसास। हम पहले नहीं थे। 200 साल पहले कोई और भी हमारी ही तरह इस ट्रेन में फंसा था। ये डायरी किसी जवाब की कुंजी नहीं थी। ये हमारी ही कहानी का पहला अध्याय थी, जो किसी और ने अपनी कलम और अपने खून से लिखा था। आज रात मैं इस तथाकथित शैतानी रेल का पता लगाने और इस अफवाह का अंत करने के लिए कलकत्ता से इस सफर पर निकल रहा हूं। कैप्टन जेम्स कॉल्स के ये आखिरी शब्द पढ़कर मेरी आवाज मेरे गले में ही अटक गई। 200 साल पहले एक अंग्रेज अफसर हमारी ही तरह तर्क और विज्ञान पर भरोसा करने वाला इसी ट्रेन में सवार हुआ था, ये साबित करने के लिए कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। और उसकी डायरी आज मेरे हाथों में थी, जो इस बात का सबूत थी कि वो कितना गलत था। हम सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। उस खून से सने कंकालों से भरे डिब्बे में उस एक पल के लिए बाहर का हड्डियों वाला जंगल और दीवारों से रिश्ता खून भी जैसे बेमानी हो गया था। हमारा सारा ध्यान उस पुरानी चमड़े की डायरी पर था। आगे पढ़ो अविनाश, रविचंद्र चाचा ने एक दबी हुई बेचैन आवाज में कहा। मैंने एक गहरी सांस ली और डायरी का अगला पन्ना पलटा। कैप्टन कॉल्स की लिखावट बहुत 19 सितंबर 1789। यह सफर मेरी उम्मीद से ज्यादा अजीब साबित हो रहा है। ट्रेन को चले हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन यह एक बार भी कोयला या पानी लेने के लिए नहीं रुकी। यह भौतिकी के नियमों के खिलाफ है। मैंने ड्राइवर से मिलने की कोशिश की, लेकिन इंजन की तरफ जाने वाला दरवाजा अंदर से बंद है, जैसे उसे लोहे से वेल्ड कर दिया गया हो। कोच के अन्य मुसाफिर भी बड़े विचित्र हैं। वे न तो आपस में बात करते हैं, न कुछ खाते पीते हैं, बस अपनी सीटों पर मूर्ति की तरह बैठे रहते हैं। मैंने एक सज्जन से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था, जैसे शीशे की बनी हो। यह सब बहुत बेचैन करने वाला है। 21 सितंबर 1789। आज मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे तर्क और विज्ञान के भरोसे को हिलाकर रख दिया है। रात के वक्त जब मैं अपनी सीट पर सोने की कोशिश कर रहा था, मैंने देखा कि एक महिला अपनी सीट से उठी और डिब्बे के बंद दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं यह देखकर हैरान रह गया कि वो दरवाजे को खोलने के बजाय उसके आर पार निकल गई, जैसे वो कोई धुंध का बादल हो। मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। मैं दरवाजे तक गया, वो मजबूती से बंद था। अब मैं समझ रहा हूं, ये मुसाफिर जिंदा नहीं है। मैं अकेला हूं। मैं जिंदा इंसानों में अकेला हूं, जो मुर्दों से भरी एक ट्रेन में सफर कर रहा है। यह पढ़ते हुए मेरे हाथ कांपने लगे। कैप्टन कॉल्स का डर अब हमारा डर बन चुका था। उसने जो कुछ भी लिखा था वो हमारे अनुभव से हूबहू मेल खा रहा था। 25 सितंबर 1789। मैं कई दिनों से इस डिब्बे में कैद हूं। दरवाजे नहीं खुलते। खिड़कियों के बाहर का नजारा हर रोज बदलता है, लेकिन वो जगहें मेरे नक्शे पर कहीं नहीं हैं। कभी पहाड़ दिखते हैं तो कभी सूखे रेगिस्तान। खाना पानी जो मैं अपने साथ लाया था अब खत्म हो रहा है। मुझे हर वक्त फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। रात में परछाइयां चलती फिरती हैं। कभी कभी मुझे अपनी मरी हुई मां की आवाज सुनाई देती है, जो मुझे बुला रही होती है। मैं जानता हूं यह एक छलावा है, लेकिन यह मेरे दिमाग को कमजोर कर रहा है। आज मुझे एक सीट के नीचे रखे पुराने संदूक से एक और कंकाल मिला। लगता है मुझसे पहले भी कोई यहां फंसा था। क्या मेरा भी यही हश्र होगा? यह पढ़कर हम सब सिहर उठे। उसे भी एक संदूक मिला था। शायद यह ट्रेन हर कुछ सालों में नए शिकार फंसाती है और पुराने की यादें छोड़ जाती हैं। मैंने कांपते हाथों से कुछ और पन्ने पलटे। लिखावट अब लगभग पढ़ने में नहीं आ रही थी। शब्द एक दूसरे में घुसे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कैप्टन कॉल्स ने यह सब कुछ घोर निराशा और पागलपन की हालत में लिखा हो। तारीख मुझे नहीं पता, शायद अक्टूबर का महीना है। मैं अब तक जिंदा हूं, लेकिन इसे जिंदगी नहीं कहते। मैंने एक चीज पर गौर किया है, ये ट्रेन ये एक ही रास्ते पर चलती है, एक अंतहीन चक्र। हर रात यह उन्हीं पहाड़ों, उन्हीं जंगलों से गुजरती है और सुबह होते ही इसका सफर जैसे फिर से शुरू हो जाता है। यह एक लूप में फंसी हुई है। मैंने खिड़की से बाहर देखकर इसके रास्ते का एक कच्चा नक्शा बनाने की कोशिश की है। मेरे हिसाब से हर रात ठीक आधी रात के बाद लगभग 3 बजे के आसपास यह ट्रेन एक बहुत बड़े
और पुराने पुल से गुजरती है। पुल के नीचे एक बहुत गहरी और काली झील है। स्थानीय लोग शायद उसे प्रेत कहते हैं, सागर या ऐसा ही कुछ कहते होंगे। पानी ही एकमात्र तत्व है जो पवित्र माना जाता है, जो अशुद्धियों को धो देता है। क्या यह हो सकता है? क्या उस झील में कूदकर इस शैतानी ट्रेन के चक्र को तोड़ा जा सकता है? अगला पन्ना। यह एक जुआ है। चलती ट्रेन से उस अंधेरी झील में कूदना मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन इस ट्रेन में रहकर धीरे धीरे पागल होकर मरना, उससे तो यह मौत बेहतर है। मुझे नहीं पता कि मैं बचूंगा या नहीं। शायद झील की गहराई में ही मेरी कब्र बनेगी, लेकिन यह मेरी आजादी की एकमात्र उम्मीद है। एक छलांग, या तो जिंदगी की ओर या फिर इस नर्क से मुक्ति की ओर। बस यही एक रास्ता बचा है। और फिर डायरी का आखिरी पन्ना। उस पर सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे, बहुत ही जल्दी और बेतरतीबी में। पुल आ रहा है, झील बुला रही है, ईश्वर मेरी आत्मा की रक्षा करे। इसके बाद के सारे पन्ने खाली थे। मैंने डायरी बंद कर दी। डिब्बे में एक मुर्दा शांति छा गई। कैप्टन कॉल्स का क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता था। क्या वो बच गया या उस झील में डूबकर मर गया? डायरी हमें जवाब से ज्यादा एक भयानक सवाल दे गई थी, लेकिन उस सवाल में एक उम्मीद भी छिपी थी। एक बेहद खतरनाक, जानलेवा, लेकिन फिर भी एक उम्मीद। काफी देर की खामोशी के बाद मयूर बोला, यह पागलपन है, हम ऐसा नहीं कर सकते। एक चलती ट्रेन से रात के अंधेरे में किसी अनजान झील में कूदना, यह सीधी सीधी खुदकुशी है। तो और क्या करें? रविचंद्र चाचा ने कठोर आवाज में जवाब दिया। यहां बैठकर इंतजार करें कि वो हम शक्ल वापस आए और हमारी आत्मा को भी अपनी तरह बना लें, या ये ट्रेन हमें नोच कर खा जाए। इस डिब्बे में पड़े इन कंकालों में कुछ और हड्डियों का इजाफा कर दें। मेरे पास एक परिवार है मयूर, मैं उन्हें इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। अगर बचने का 1% भी मौका है तो मैं वो लूंगा। चाचा की बात में दम था। हम सब जानते थे कि इस ट्रेन में रुकने का मतलब निश्चित मौत थी। एक ऐसी मौत जो शारीरिक होने के साथ साथ रूहानी भी थी। समीर, जो अब तक चुपचाप बैठा था, बोला, चाचा ठीक कह रहे हैं, मैं यहां एक और पल नहीं रहना चाहता, मैं कूदूंगा। उसकी आंखों में अब डर की जगह एक अजीब सी दृढ़ता थी। सूरज और मैंने भी हामी भर दी। परिवार की लड़कियां और कावेरी आंटी डरी हुई थीं, लेकिन वे भी जानती थीं कि रविचंद्र चाचा जो फैसला लेंगे वही सही होगा। यह तय हो गया। हम भी कैप्टन कॉल्स की तरह अपनी किस्मत की छलांग लगाएंगे। लेकिन अब हमारे सामने 2 बड़ी समस्याएं थीं। पहली, यह ट्रेन अभी भी उस हड्डियों के जंगल में खड़ी थी, और दूसरी, अगर यह चल भी पड़ी तो हमें उस डिब्बे के भारी दरवाजे को खोलना होगा जो बाहर से बंद था। हम सब अपनी निराशा में बैठे थे कि तभी अचानक हमें एक जोर का झटका लगा। ट्रेन हिली। लोहे के पहियों ने एक कान फाड़ देने वाली चीख के साथ पटरियों को पकड़ा, और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ने लगी। उसने उस खौफनाक जंगल को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। दीवारों से खून का रिसना भी बंद हो गया था। हम हैरान भी थे और खुश भी। ट्रेन फिर से अपने अंतहीन सफर पर चल पड़ी थी। इसका मतलब था कि वो पुल भी आएगा, वो झील भी आएगी। अब हमें दरवाजा खोलना होगा, चाचा चिल्लाए। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हम सब काम पर लग गए। हमने फिर से उसी लोहे की रॉड को उठाया और दरवाजे के कब्जों और लॉक पर पूरी ताकत से वार करने लगे। रविचंद्र चाचा अपने पुलिस के अनुभव का इस्तेमाल करके हमें निर्देश दे रहे थे। हम बारी बारी से दरवाजे पर चोट कर रहे थे। हर चोट के साथ एक भयानक आवाज गूंजती, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हो रहा था। समय बीतता जा रहा था। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। बाहर घना अंधेरा था। हमें नहीं पता था कि वो पुल कब आएगा। हो सकता है अगले ही पल आ जाए, या शायद कुछ घंटों बाद। हर गुजरता पल हमारी बेचैनी और डर को बढ़ा रहा था। हमारे हाथ थक चुके थे, शरीर पसीने से भीग गया था, लेकिन हम रुके नहीं। यह हमारी जिंदगी और मौत का सवाल था। और फिर कई घंटों की लगातार मशक्कत के बाद दरवाजे के लॉक के पास की जंग लगी लोहे की चादर में एक छोटा सा छेद हो गया। हमें एक उम्मीद की किरण नजर आई। हमने उस छेद को बड़ा करना शुरू कर दिया। अब हमारा एक ही मकसद था, उस पुल के आने से पहले इस लोहे के ताबूत से बाहर निकलने का एक रास्ता बनाना। ट्रेन के पहियों की आवाज अब हमें किसी घड़ी की टिक टिक की तरह सुनाई दे रही थी, जो हमारी जिंदगी या मौत के फैसले का काउंटडाउन कर रही थी। लोहे पर लोहे के टकराने की कान फाड़ देने वाली आवाज उस डिब्बे में गूंज रही थी। हमारा हर वार उस दरवाजे पर नहीं, बल्कि हमारी निराशा और हमारे डर पर था। हमारे हाथ छिल चुके थे, उनसे खून बह रहा था, लेकिन हमें दर्द महसूस नहीं हो रहा था। हमारा पूरा ध्यान बस उस एक काम पर था
इस लोहे के ताबूत में एक सुराख करना, एक ऐसा सुराख जिससे हम अपनी जिंदगियों को बाहर खींच सकें। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से अंधेरे को चीरती हुई भागी जा रही थी। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे हम अपनी मौत के और करीब पहुंच रहे हैं। हमें नहीं पता था कि वो पुल कब आएगा। क्या हम उससे पहले यह दरवाजा तोड़ पाएंगे, या हमारा हश्र भी कैप्टन कॉल्स की तरह एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा। और फिर घंटों की मशक्कत के बाद दरवाजे के ताले के पास की झंग लगी लोहे की चादर ने जवाब दे दिया। कड़डड़ की एक तेज आवाज के साथ वो अंदर की तरफ धंस गई। हमने उस पर कुछ और वार किए और एक छोटा सा टेढ़ा मेढ़ा सुराख बनाने में कामयाब हो गए। वो इतना बड़ा नहीं था कि हम आसानी से निकल सकें, लेकिन इतना काफी था कि एक एक करके हम अपने शरीर को उसमें से घसीट सकते थे। हम अभी अपनी इस छोटी सी जीत पर राहत की सांस ले ही रहे थे कि ट्रेन की आवाज बदल गई। पहियों के नीचे से आने वाली पटरियों की खटखट की लयबद्ध आवाज की जगह अब एक गहरे खोखले शोर ने ले ली थी। हम समझ गए, पुल आ गया था। रविचंद्र चाचा ने चिल्लाकर कहा, यही है, तैयार हो जाओ। मैंने और मयूर ने हिम्मत करके उस सुराख से बाहर झांका। जो नजारा हमने देखा उसने हमारी आत्मा को कंपा दिया। हमारी ट्रेन एक बहुत ही विशाल और पुराने पुल से गुजर रही थी, जो काले लोहे और पत्थर का बना था। पुल के दोनों तरफ सिवाय मीलों तक फैले घने अंधेरे के कुछ नहीं था, और नीचे पानी नहीं था। नीचे एक काली खाई थी, एक ऐसा अंधेरा जो किसी भी रोशनी को निगल जाए। वो एक झील नहीं, बल्कि धरती पर लगा एक काला टीका लग रही थी। तेज बर्फीली हवा उस सुराख से अंदर आ रही थी, जिसमें एक अजीब सी सड़ांध और नमी थी। अब हमारे पास सोचने का वक्त नहीं था, लेकिन वो शैतानी ट्रेन हमें इतनी आसानी से कैसे जाने देती। जैसे ही हमने बच्चों को बाहर निकालने की तैयारी की, वो फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं। इस बार वे और भी साफ थीं, जैसे कोई हमारे कानों के पास आकर बोल रहा हो, मत कूदो, मर जाओगे, पानी में मौत और भी भयानक होती है, यहीं रुको, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और फिर वो हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब मैं उस सुराख के पास खड़ा था तो मैंने पुल पर ट्रेन के बाहर अपनी माँ को खड़े देखा। हाँ, मेरी माँ, उसी साड़ी में जो उन्होंने मुझे स्टेशन छोड़ते वक्त पहनी थी। उनकी आंखों में आंसू थे और वो अपने हाथ फैलाए मेरी तरफ देख रही थी। बेटा अविनाश, मत कूदना। उनकी आवाज हवा के शोर को चीरती हुई मुंह तक पहुंची। मेरे पास आ जाओ बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये लोग तुम्हें मरवा देंगे, अपनी मां पर भरोसा करो। एक पल के लिए मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं जानता था, मेरा दिल जानता था कि यह सच नहीं हो सकता। मेरी मां तो बेंगलुरु में थी, लेकिन मेरी आंखों को जो दिख रहा था, मेरे कानों को जो सुनाई दे रहा था, वो इतना असली था कि मेरे पैर जमीन में जम गए। मेरे दिल में एक भयानक कशमकश शुरू हो गई। क्या करूं? अविनाश, चाचा ने मेरा कंधा पकड़कर मुझे जोर से झंझोड़ा। यह छलावा है, अपनी आंखें बंद करो और भगवान का नाम लो, यह सच नहीं है। उनकी आवाज सुनकर मैं होश में आया। मैंने जोर से अपनी आंखें बंद की और फिर खोली। पुल पर अब कोई नहीं था। वो ट्रेन मेरे दिमाग के सबसे कमजोर हिस्से पर वार कर रही थी। अब हमें एक पल भी बर्बाद नहीं करना था। सबसे पहले बच्चे, चाचा चिल्लाए। हमने सबसे पहले उनके बेटे रोहन को उस नुकीले कटे हुए सुराख से बाहर निकालना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसका आधा शरीर बाहर निकला, किसी अनदेखी ताकत ने उसका पैर पकड़कर उसे अंदर खींचना शुरू कर दिया। बच्चा जोर जोर से चीखने लगा। चाचा और मैंने पूरी ताकत से उसे बाहर की तरफ खींचा। कुछ पलों की इस भयानक रस्साकशी के बाद हमने उसे बाहर खींच ही लिया। हमने उसे 2 डिब्बों को जोड़ने वाली छोटी सी जगह पर खड़ा किया और चाचा ने चिल्लाकर कहा, आंखें बंद करो और कूद जाओ। और उस छोटे से बच्चे ने रोते हुए अंधेरे में छलांग लगा दी। इसके बाद एक एक करके चाचा की 3 बेटियों को और फिर कावेरी आंटी को हमने बाहर निकाला। हर बार हमें उस अनदेखी ताकत से लड़ना पड़ रहा था। कभी हवा का कोई तेज झोंका हमें पीछे धकेलता, तो कभी डिब्बे का फर्श बुरी तरह कांपने लगता। हर एक को बाहर निकालना एक जंग लड़ने जैसा था। वे सब एक एक करके उस काली खाई में कूदते गए। उनकी चीखें हवा में एक पल के लिए गूंजती और फिर खामोशी में खो जाती। अब हम 4 दोस्त और चाचा बचे थे। अब तुम लोगों की बारी, चाचा ने कहा। सूरज और मयूर पहले निकले और कूद गए। अब मैं और समीर बचे थे। समीर बुरी तरह डरा हुआ था। वो उस सुराख के पास जाने से भी कांप रहा था। मैं नहीं कर सकता, अविनाश, मुझसे नहीं होगा,
वो रो रहा था। करना होगा समीर, कोई और रास्ता नहीं है। मैंने चिल्लाकर उसे धक्का दिया। मैंने उसे उस सुराख से बाहर धकेला और वो भी कूद गया। अब सिर्फ मैं और चाचा बचे थे। पुल का अंत अब नजदीक लग रहा था। ट्रेन की खोखली आवाज बदल रही थी। जल्दी करो अविनाश, चाचा ने कहा। मैं जल्दी से उस सुराख से बाहर निकला। मेरे कपड़े और हाथ पैर किनारों से छिल गए। मैं जैसे ही बाहर निकला, मैंने चाचा को हाथ दिया, लेकिन जैसे ही चाचा बाहर आ रहे थे, ट्रेन को एक बहुत जोर का झटका लगा। चाचा का पैर फिसला और वो लड़खड़ा गए। एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो पहियों के नीचे आ जाएंगे। मैंने पूरी ताकत से उनका हाथ पकड़ा और उन्हें अपनी तरफ खींचा। हम दोनों उस छोटी सी हवादार जगह पर बुरी तरह हाँफ रहे थे। पुल अब खत्म होने वाला था। कूदो, चाचा दहाड़े। हमने एक आखिरी बार उस शापित ट्रेन की तरफ नफरत से देखा और एक साथ उस बर्फीले काले अंधेरे में छलांग लगा दी। हवा में गिरते हुए वो कुछ पल शायद मेरी जिंदगी के सबसे लंबे पल थे। हवा का शोर, ट्रेन के दूर जाने की आवाज और नीचे सिर्फ मौत का अंधेरा। और फिर हम पानी से टकराए। पानी नहीं, वो बर्फ का ढेर था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक पल के लिए मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। पानी इतना ठंडा था कि मेरी सांसें मेरे फेफड़ों में ही जम गईं। ऐसा लगा जैसे हजारों सुइयां एक साथ मेरे जिस्म में चुभ गई हों। मैं अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगा, ऊपर सतह की तरफ जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंधेरे पानी में कुछ और भी था। मुझे महसूस हुआ कि ठंडे फिसलन भरे हाथ मेरे पैरों को पकड़ रहे हैं, मुझे नीचे की ओर खींच रहे हैं। मैंने पानी के अंदर आंखें खोली। मुझे चारों तरफ धुंधले, नाराज चेहरे दिखाई दिए, जिनकी आंखें अंधेरे में जुगनुओं की तरह चमक रही थीं। वो झील भी प्रेतों का घर थी। मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मेरे फेफड़ों में हवा खत्म हो रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे लगा बस यही अंत है। कैप्टन कॉल्स की तरह मेरा सफर भी इसी झील में खत्म हो जाएगा। सतह की हल्की सी रोशनी मुझसे दूर होती जा रही थी और फिर सब कुछ काला हो गया। खामोशी, घोर खामोशी। फिर एक धीमी जानी पहचानी आवाज मेरे कानों में पड़ी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। मेरी पलकें बहुत भारी थीं। मुझे चाय और समोसे की मिली जुली गंध आई। मेरे शरीर के नीचे ठंडे सख्त पत्थर का एहसास हुआ। मैंने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली। मेरे सर के ऊपर एक बड़ा सा नीला बोर्ड लगा था। उस पर पीले अक्षरों में कुछ लिखा था जो धुंधला दिख रहा था। मैंने अपनी आंखों को मलकर फिर से देखा। बोर्ड पर लिखा था, बेंगलुरु शहर, बेंगलुरु सिटी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैं बेंगलुरु रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर लेटा हुआ था। मेरे कपड़े गीले थे और मैं ठंड से कांप रहा था। मैंने चारों तरफ देखा। कुछ ही दूरी पर समीर, सूरज और मयूर बैठे थे। वे भी मेरी ही तरह भीगे हुए और हैरान थे। थोड़ा और आगे रविचंद्र चाचा अपने परिवार को संभाले हुए थे। वे सब जिंदा थे। हम सब जिंदा थे। लोग हमारे आसपास से गुजर रहे थे। कुली अपना सामान ले जा रहे थे। वेंडर अपनी अपनी आवाजें लगा रहे थे। स्टेशन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। हम बच गए थे। ये एक चमत्कार था। उस खौफनाक ट्रेन से, उस नर्क जैसे जंगल और उस प्रेतों वाली झील से हम बचकर वापस अपनी दुनिया में आ गए थे। मेरे मुंह से हंसी और रोना एक साथ फूट पड़ा। हम सब एक दूसरे से गले मिलकर रोने लगे। वो भयानक सपना खत्म हो गया था। हम आजाद थे। हम घर आ गए थे। हम बच गए थे। यह एहसास इतना गहरा और इतना सुखद था कि उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। बेंगलुरु स्टेशन की उस ठंडी जमीन पर बैठे हुए लोगों की भीड़ और ट्रेनों के शोर के बीच हम अपनी ही दुनिया में थे। हम एक दूसरे को देख रहे थे, छूकर यकीन कर रहे थे कि हम सब सच में जिंदा हैं, सलामत हैं। कावेरी आंटी अपने बच्चों को चूम रही थीं और रविचंद्र चाचा की आंखों में भी मैंने पहली बार आंसू देखे, खौफ के नहीं बल्कि राहत के। हम घर आ गए, सूरज ने रोते हुए कहा, और हम सब एक बार फिर एक दूसरे से लिपट गए। वो भयानक सपना, वो भुताहा ट्रेन, वो हड्डियों का जंगल, वो प्रेतों वाली झील, सब पीछे छूट गया था। हमने मौत को हराया था। हमने उस शैतानी ताकत को चकमा दे दिया था। कुछ देर बाद जब हमारा शुरुआती जोश और भावनाओं का उबाल शांत हुआ तो हमने आगे के बारे में सोचा। हमारे कपड़े भीगे हुए थे और हम ठंड से कांप रहे थे। हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना था। सबसे पहले हमें अपने घर फोन करना चाहिए, मयूर ने कहा, जो अब तक थोड़ा संभल चुका था। वे लोग परेशान हो रहे होंगे। रविचंद्र चाचा हमारे पास आए और उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा।
उनकी आंखों में एक गहरा आभार था। बेटा, मैं तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज अगर मेरा परिवार जिंदा है तो तुम्हारी हिम्मत की वजह से। नहीं चाचा, मैंने कहा, हम सब एक दूसरे की हिम्मत थे। अगर आप ना होते तो हम शायद कब का हार मान चुके होते। हमने फैसला किया कि हम सब स्टेशन के बाहर से टैक्सी लेंगे और अपने अपने घर जाएंगे। हम सब इतने थक चुके थे कि कुछ और सोचने की हालत में नहीं थे। और यहीं से, उस राहत भरे माहौल में, एक नई और ज्यादा ठंडी हकीकत ने दस्तक देनी शुरू की। रविचंद्र चाचा ने मदद के लिए एक कुल्ली को आवाज दी, जो पास से ही अपना ठेला लेकर गुजर रहा था। ए भाई सुनो, जरा मदद करोगे? कुल्ली ने सुना नहीं। वो अपनी ही धुन में चलता चला गया, जैसे चाचा वहां मौजूद ही ना हो। अजीब आदमी है, चाचा ने बुदबुदाया। उन्होंने पास खड़े एक स्टेशन अफसर की तरफ बढ़कर कहा, एक्सक्यूज मी सर, क्या आप बता सकते हैं कि एग्जिट किस तरफ है? वो अफसर किसी और से बात कर रहा था। उसने चाचा की तरफ देखा तक नहीं। उसने अपना सर चाचा के आर पार ऐसे घुमाया जैसे वहां कोई कांच की दीवार हो। हमें यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन हमने सोचा कि शायद भीड़ और शोर की वजह से उन्होंने सुना नहीं होगा। फिर मयूर पास की एक दुकान पर पानी की बोतल लेने गया। हम सब उसे देख रहे थे। उसने काउंटर पर पैसे रखे और दुकानदार से बोला, एक बोतल पानी देना। दुकानदार ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तभी एक दूसरा ग्राहक आया। उसने पैसे दिए और दुकानदार ने उसे पानी की बोतल दे दी। उस ग्राहक का हाथ मयूर के हाथ के आर पार हो गया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मयूर का हाथ धुएं का बना हो। मयूर हैरान और परेशान होकर वापस आ गया। उसने मुझे नहीं देखा। उसने मेरे पैसे भी नहीं देखे। अब हमारे दिल में एक अजीब सी ठंडी सी आशंका घर करने लगी। यह क्या हो रहा था? मैंने हिम्मत करके पास से गुजर रहे एक लड़के के सामने अपना हाथ हिलाया। भाई सुनना, मैं चिल्लाया। वो लड़का मेरे शरीर के आर पार ऐसे निकल गया जैसे मैं हवा हूं। जिस जगह से वो गुजरा, मेरे शरीर में एक बर्फीली लहर दौड़ गई। हम सब ने एक दूसरे को देखा। हमारी आंखों में अब राहत नहीं, बल्कि एक नया अनजाना खौफ था। एक एक करके हम सब ने कोशिश की। हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें छूने की कोशिश कर रहे थे। हम चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन हमारी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। लोग हमारे आर पार निकल रहे थे। हम उस भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, लेकिन हम अकेले थे, बिल्कुल अकेले। हम अदृश्य हो चुके थे। यह एहसास किसी भी भूत या प्रेत से ज्यादा डरावना था। हम अपनी दुनिया में वापस तो आ गए थे, लेकिन हमारी दुनिया हमें देख नहीं सकती थी, हमें सुन नहीं सकती थी। हम अपनी ही जिंदगी के मूक दर्शक बन गए थे। हम अपनी ही मौत के बाद भटकती हुई आत्माओं की तरह थे, जो अपनों के बीच होकर भी उनसे मीलों दूर थी। वो ट्रेन, वो झील, वो छलांग, वो आजादी नहीं थी, वो एक धोखा था, एक और छलावा। हम उसके जाल से कभी निकले ही नहीं थे। हम सब टूटकर प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उन आंसुओं में कोई उम्मीद नहीं थी। हम समझ गए थे कि हमारा अंत हो चुका है। रविचंद्र चाचा अपनी रोती हुई पत्नी और सहमे हुए बच्चों को देख रहे थे, और उनकी आंखों में मैंने वो बेबसी देखी जो किसी भी इंसान को तोड़ सकती है। वो अपने परिवार को बचाकर ले तो आए थे, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां वे किसी पिंजरे में कैद पंछियों की तरह थे। तभी हमने उसे देखा। प्लेटफॉर्म पर हमारी ही तरफ एक जाना पहचाना चेहरा चला आ रहा था। वो समीर था, लेकिन वो हम जैसा नहीं लग रहा था। उसके कपड़े बिल्कुल सूखे और साफ थे। उसके चेहरे पर कोई शिकन, कोई डर नहीं था, और सबसे अजीब बात, उसकी गर्दन पर वो भयानक निशान गायब थे। वो बिल्कुल सामान्य लग रहा था। बस उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, एक खालीपन था, और उसके होंठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। समीर, सूरज ने हैरानी से कहा, तू ठीक है? तेरे कपड़े सूखे कैसे हैं? समीर हमारे सामने आकर रुका। उसने हम सब की तरफ एक एक करके देखा। उसकी नजरें जब मुझसे मिली तो मेरे अंदर तक एक कंपी दौड़ गई। वो मेरा दोस्त समीर नहीं था। कैसा लग रहा है घर वापस आकर? उसने पूछा। उसकी आवाज उसकी अपनी थी, लेकिन उसमें कोई भावना नहीं थी। वो एक मशीन की तरह बोल रहा था। हम सब चुप थे, उसकी इस बदली हुई हालत को समझने की कोशिश कर रहे थे। वो मुस्कुराया। इस बार उसकी मुस्कान और चौड़ी हुई, और वो मुस्कान वही थी जो हमने उस शैतानी कार्तिकी के चेहरे पर देखी थी। सोचा था बच गए, उसने धीरे से कहा। सोचा था उस ट्रेन को हरा दिया, आजाद हो गए। उसका हर शब्द हमारे दिल पर एक घाव की तरह लग रहा था। वो हम सब के टूटे हुए
निराश चेहरों को देखकर बोला, और उसके मुंह से निकले उन शब्दों ने हमारी किस्मत पर आखिरी मुहर लगा दी। यह ट्रेन कभी नहीं छोड़ती। जैसे ही उसने यह कहा, हमारे चारों तरफ की दुनिया बदलने लगी। बेंगलुरु स्टेशन की आवाजें धीमी पड़ने लगी। प्लेटफॉर्म की भीड़ और दुकानें धुंधली होने लगी। सब कुछ एक भूरे कोहरे में समाने लगा और फिर हमें वो आवाज सुनाई दी, एक दूर से आती हुई ट्रेन की सीटी की आवाज, वही दर्द भरी, रूह को कंपा देने वाली सीटी। जमीन कांपने लगी। कोहरे के बीच से एक तेज रोशनी हमारी तरफ बढ़ने लगी। वो ट्रेन वापस आ गई थी, या शायद हम कभी उससे दूर गए ही नहीं थे। उस शैतान बन चुके समीर ने हमें आखिरी बार देखा, मुस्कुराया और फिर मुड़कर उस आती हुई ट्रेन की तरफ चलने लगा। वो कोहरे में समा गया। अब हम उस कोहरे में अकेले थे और वो ट्रेन सीधा हमारी तरफ आ रही थी। वो रुकी नहीं, बल्कि हमारे आर पार निकल गई। एक पल के लिए हमें लगा कि हम हजारों चीखती हुई आत्माओं के बवंडर में फंस गए हैं। जब वो बवंडर थमा तो हम प्लेटफॉर्म पर नहीं थे, हम वापस उसी डिब्बे में थे, कोच सी 4 में। हमारे चारों तरफ वही कंकाल पड़े थे। दीवारों पर खून के सूखे निशान थे और सीटों पर वही खामोश रूहानी मुसाफिर बैठे थे। हमारे साथ रविचंद्र चाचा का परिवार भी था। हम सब भी अब उन्हीं की तरह बन चुके थे, खामोश, भावहीन, अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए। डायरी की आखिरी बात अब मुझे समझ आई थी। जो एक बार इस ट्रेन में सवार हो जाता है, वो जिंदगी भर इसकी छाया से नहीं बच सकता। हम उसकी छाया से नहीं, हम उसका हिस्सा बन चुके थे। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, या यूं कहूं, ये है मेरी कहानी, क्योंकि ये कहानी कभी खत्म नहीं हुई। मैं आज भी इस ट्रेन में हूं। हम सब हैं। हर रात हमारा सफर फिर से शुरू होता है। हर रात हम उसी पुल से गुजरते हैं, उसी झील को देखते हैं। कभी कभी हमें ट्रेन में नए चेहरे भी दिखते हैं, हमारी ही तरह जिंदा, हमारी ही तरह अपनी मंजिल की तलाश में। हम उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं, लेकिन हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंचती। आज मैंने यह सब आपको इसलिए बताया है ताकि आप मेरी गलती न दोहराएं। अगर आप कभी भी किसी अनजानी बुरी शक्ति के बारे में सुने तो उसका मजाक न बनाएं। हर कहानी के पीछे कोई ना कोई सच्चाई होती है। हमारी एक छोटी सी भूल, हमारा जरा सा मजाक हमें एक ऐसे अंतहीन सफर पर ले जा सकता है जहां मंजिल सिर्फ पछतावा और खौफ है। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। अफसर अली भाई मुरादाबाद से, पुसली भाई थाईलैंड से, आशुतोष त्रिपाठी भाई गोंडा से, यूएस हर्ष तिवारी भाई लोहारी सिरसा प्रयागराज से, मुकेश गुजर भाई भरतपुर राजस्थान से, कबल सिंह भाई पंजाब से, किशोर भाई ग्रेटर नोएडा से, गणेश पाठक भाई सूरत से, अभिषेक तिर्की भाई छत्तीसगढ़ से, जुल्फिकार भाई दिल्ली से, पन्ना राम कोलायत भाई बीकानेर राजस्थान से, अन्वेश कुमार पांडे भाई मुंबई महाराष्ट्र से, दीपक भोयर भाई अर्जुनली गांव से, सूरज भाई मुंबई से, सफीक भाई सऊदी अरब से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, असलम कुरैशी भाई सऊदी अरब से, फिजाजी इस्लामाबाद पाकिस्तान से, अर्जुन भाई नेपाल से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, राधे भाई उन्नाव से, संजय खान भाई इंडिया से, ओम प्रकाश भाई झारखंड से, सबीना भाई कोलकाता से, बाबू भाई उत्तराखंड से, राम छोटा भाई गोविंदपुर जमशेदपुर झारखंड से, रवि बिशनली भाई इंडिया से, मोहन भाई झारखंड से, आजाद भाई दिल्ली से, रुद्रा शर्मा, सपना शर्मा, शिया और अमन शर्मा भाई दिल्ली से, असुम तामूट भाई अरुणाचल प्रदेश से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, पूजा घोष जी असम से, राम ठाकुर सिंह भाई ग्वालियर से, मोएम भाई बिहार मुजफ्फरपुर से, कुलविंदर कौर भाई लुधियाना पंजाब से, फजीन भाई मालदीव से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, वाजिद तब्बू सुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, राम अचल भाई अयोध्या से, हसन अब्बास भाई इटली से, मेहुल वर्मा भाई प्रयागराज से, राहुल भाई ओडिशा से, ऋषभ और राकेश भाई पंजाब से, शहजादी जी सऊदी अरब से, विनीता जी लखनऊ से, गोपाल भाई कोलकाता से, वाजिद तबस्सुम भाई पाकिस्तान से, वसीम अहमद भाई नागपुर महाराष्ट्र से, राम भदौरिया भाई मध्य प्रदेश से, जीवन तमंग भाई काठमांडू नेपाल से, कादिर शिकालगार से, रॉकी भाई सोनीपत हरियाणा से, पूरन चंद बालोतरा भाई राजस्थान से, उर्वशी जी वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से, देवांश भाई ग्वालियर मध्य प्रदेश से, बलबिंदर सिंह भाई राजस्थान से, ओमकार सिंह भाई झारखंड से, बापूनू भाई ओडिशा से, अंबुज मिश्रा भाई नोएडा से,
संदीप सिंह भाई पंजाब से, योगपाल पांडे भाई बस्ती से, संतोष कोरबा भाई छत्तीसगढ़ से, रंजीत तिवारी भाई कानपुर से, अविनाश भाई फरीदाबाद से, कमल भाई म्यांमार से, राज मालवीय भाई मध्य प्रदेश से, सरोज भाई ओडिशा से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, पीहू छावी और जतिन भाई चंडीगढ़ से, लकीराव भाई वाराणसी से, रोहन भाई रामपुर से, सैयद मेहदी भाई सऊदी से, रामू भाई असम से, जीतेंद्र सिसोदिया भाई भगवानपुर से, गणेश भाई नासिक से, बाबू मोनी जी असम गोहपुर से, अलीना अयान जाफिराह, इम्तेज भाई दुबलीन आयरलैंड से, अर्जुन क्षेत्र भाई असम से, निरुपमा नायक भाई ओडिशा से, जुनैद भाई मालेगांव से, अशोक भाई नासिक महाराष्ट्र से, रविंद्र भाई आगरा से, तरुणा भाई झारखंड से, अंकु भाई बलिया से, राम भाई मध्य प्रदेश से, वंदना यादव जी जबलपुर से, लता सिंह जी कर्नाटक से, मेहरुख भाई लाहौर पाकिस्तान से, नरेंद्र मानकर भाई सौसर से, मीना गुरुंग जी काठमांडू नेपाल से, विक्की भाई मौर्या ट्यूश से, शनि भाई बस्ती से, हामिदुल्लाह भाई इस्लामाबाद पाकिस्तान से, दिनेश कुंभार भाई महाराष्ट्र से, अक्षय राजभर भाई चौरा से, टटूंग भाई ईटानगर से, सफदार अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, लकी भाई इटली और इकबाल भाई जर्मनी से, अशोक कुमार भाई उदयपुर राजस्थान से, असद वसीम भाई पाकिस्तान से, सन्नी नायक भाई झारखंड से, अविनाश सिंह भाई फरीदाबाद से, भूपेन भाई असम गुवाहाटी से, अनु जी मुंबई से, पूनम धानक जी गुजरात राजकोट से, जसबीर भाई समाना पंजाब से, मजीद भाई मालदीव से, कृष्णा गुरप्रीत भारद्वाज भाई दिल्ली से, जस्टिन राजा भाई असम से, अक्षय कुमार भाई चौरा से, शाहिद भाई मुंबई से, देबू कुमार भाई जमशेदपुर झारखंड से, रियाज शाहजमाल भाई अलीगढ़ से, हाफिजा भाई जूनागढ़ से, सुखदेव भाई फरीदाबाद से, उषा शाह जी सिलगुरी से, साबिर भाई सीतामढ़ी से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।